गाइस, आपका हमारे चैनल यूटिमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वो है जेएस मिल MPSC 3 का जेएस मिल। आज हम जेएस मिल की प्रस्तावना, परिचय, उसका जीवन, स्त्रियों के लिए उसने क्या अधिकारों के लिए लड़ाई की, व्यक्तिगत आज़ादी, प्रतिनिधि सरकार, उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करेंगे। अगर हम जेएस मिल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो शुरुआत में बताया गया है कि एडम स्मिथ की बुक। अगर हम परिचय की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें हमें उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में पता लगता है, जिसको उन्होंने 1776 में पब्लिश करा था। इसके बाद हम बैंथम की अप्रोच देखते हैं। बैंथम ने जो है वो उपयोगितावाद दिया था। उसी उपयोगितावाद को बाद में चेंज किया गया बाय जेएस मिल। जेएस मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत को बदला जो बैंथम का था। जो जेएस मिल का उपयोगितावाद है उसमें बताया गया है कि सुख में बहुत विशिष्टीकरण है, मतलब सुख में क्वालिटी को डाल दिया गया था। सुख में क्वालिटी डाली गई थी, पहले सिर्फ क्वांटिटी की बात की जाती थी। तो उसी के ऊपर कोट दे रखा है कि सुख की जब हम क्वालिटी मेज़र करेंगे, इस वजह से उन्होंने कहा कि सुकरात का असंतोष किसी बेवकूफ़ इंसान के संतोष से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्वालिटी मेज़र कर रहे हैं। क्वालिटी जो होती है वो मैटर करती है खुशी में, और सुकरात की जो असंतोष है, जो सुकरात खुश नहीं है, वो ज़्यादा मैटर करेगा एक बेवकूफ़ की खुशी से। आई थिंक समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है आप कमेंट में बताओ, मैं पर्सनली और अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो बना के इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस पॉइंट को। या आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। नहीं समझ आता है तो डिटेल में अच्छे से बताएंगे। हम यूजीसी नेट क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस में, जो आपको पढ़ा रहा है, तो वो आपको बेटर तरीके से गाइड भी कर सकता है फॉर कंपटीशन ऑल्सो, और आपके मास्टर्स के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें जेएस मिल के और थॉट के बारे में बात करनी है। उससे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में अगर बात करें तो जो जेएस मिल थे वो 1806 में लंदन में पैदा हुए थे। वो टोटल 8 भाई बहन थे। उनके फादर जेम्स मिल थे, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उनके फादर ने ही लिखी थी। जब उनके फादर का उन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जब वो जेम्स मिल ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सहायक परीक्षक थे, मतलब वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क कर रहे थे, जेम्स मिल, उनके बेटे को भी फिर वहीं जॉब मिली, और इस तरह फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से परिवार में कोई कमी नहीं थी। स्टुअर्ट जेएस मिल को वहाँ नियुक्ति मिल गई थी उसी कंपनी में एक सहायक परीक्षक के पद पर, और वहीं से वो रिटायर हुए थे। इसके बाद बताया गया है उनका जो बेटा था जॉन स्टुअर्ट मिल, स्कूल में पढ़ने के अनुभव से वंचित था। उसने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की जाकर, घर में ही उनके फादर ने उनको पढ़ाया। 4 साल की आयु में उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज सीखी, 8 की आयु में लैटिन लैंग्वेज सीखी, 10 साल की उम्र में प्लेटो के थॉट को पढ़ा, उनके इतिहास को पढ़ा। तो इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। इसके बाद हमें बता रखा है किस तरीके से उनके फादर का उन पे इन्फ्लुएंस था। इतना पालन पोषण हर चीज़ में उनके फादर ने ध्यान दिया कि उन्हें उनकी माँ के बारे में कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने क्या रोल निभाया होगा। और शिक्षा को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया उनके फादर ने, और ये उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन करा है, ऑटोबायोग्राफी में, किस तरह से उनके फादर का योगदान था। इसके बाद हमें आगे बताया गया है कि उन्होंने एक थॉट दिया ऑन लिबर्टी पे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे, जिसमें उन्होंने वुमेन राइट्स की बात की थी। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए उन्होंने द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अपनी बुक में मेंशन करा। माइनॉरिटी राइट्स, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इन सबको उन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन करा। इसके बाद हमें मिल के मानसिक संकट का पता लगता है। 1826 में मिल को माइंड से मेंटल क्राइसिस हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में इमोशंस फील नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे टाइम में मिस हैरियट टेलर ने उनकी हेल्प करी थी। उनके ऊपर मिस हैरियट टेलर का प्रभाव था जब उन्होंने ऑन लिबर्टी लिखा, या द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स को लिखा।
उन्होंने हैरियट टेलर से शादी की उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, तब तक वो अच्छे फ्रेंड्स रहे। तो ये उनका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेजर और मेन पॉइंट्स पे आते हैं। उन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर मेन काम करा है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स 1869 उनकी बुक थी, जिसमें उन्होंने बताया वुमेन का लीगल सबॉर्डिनेशन, महिलाओं को लीगली अंदर किया जाता है, लीगली उनको दबाया जाता है। वो कैसे है हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। लीगल सब्जेक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है विवाह करार। पहले वहाँ पर जो शादी के समझौते होते थे अंग्रेजी कानून के हिसाब से, वुमेन्स को प्रॉपर्टी में उनके मतलब उनके नाम नहीं होती थी, प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड्स के नाम पर रहती थी। अगर वो अलग भी होती थी तो उनकी इनकम का सोर्स भी पति को दिखाया जाता था, मतलब उनकी कमाई जो होती थी उसमें भी पति का नाम आता था। मतलब हर तरह से पति को सब कुछ मान लिया गया था। वुमेन्स अपने नाम पे प्रॉपर्टी तक नहीं रख सकती थी। एक मैरिड वुमेन की बात हो रही है, एक शादीशुदा महिला के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। वो प्रॉपर्टी भी उसके पति के नाम पर जाएगी अगर उसके माता पिता उसे कुछ देते हैं तो। इतनी बुरी व्यवस्था के कारण यहाँ पर जे.एस. मिल ने इन मुद्दों को उठाया कि वुमेन को कानूनी रूप से भी कितना कमज़ोर बनाया गया है। और इस तरीके से उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया जो आज के वर्तमान 21वीं सदी में भी उठाया जाता है, वैवाहिक बलात्कार। शादी में जो बलात्कार के केसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मिल ने एक और पॉइंट की बात की कि आज के टाइम में हम मॉडर्न एज में हैं, मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, हर चीज़ पे बातें करते हैं। हमने आज के टाइम में दास प्रथा भी ख़त्म कर ली है, सबके साथ बराबर बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वुमेन को क्यों हम अपने अंदर रखना पसंद करते हैं? हम दास सिस्टम भी पसंद नहीं कर रहे हैं, स्लेवरी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ तो स्लेव से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। तो समानता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी महिलाओं के सेकंड पॉइंट पे। फिर मिल ने सामाजिक प्रथा को अस्वीकार करा, मतलब वुमेन्स को सोशली पीछे खींचा जाता है ना। वुमेन्स को पीछे खींचा जाता है सोशली, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में अंतर बता के। दास प्रथा को और इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले दास प्रथा जो थी उसको सही ठहराया गया। राजनीतिक निरंकुशता, एक शक्तिशाली शासक के हाथों में सब कुछ सौंप देना, उसे भी सही माना गया। क्या वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था। हम यह आज के टाइम पे जानते हैं। तो जब हमने जो चीज़ सही नहीं थी उसको वर्तमान में मॉडर्न टाइम में सुधारा, तो महिलाओं को हम हमेशा से इसी तरह से प्रताड़ित करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम शायद हमारा स्वार्थ था, दबाना अच्छा ही रहेगा महिलाओं को। आज भी हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम आज भी उनको दबा रहे हैं, जबकि वो चीज़ सही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम अपने स्वार्थ के लिए महिलाओं को अधीनता या गुलामी करवाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को बदलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने वो अंतर की बात की, फिज़िकल अंतर से आप माप नहीं सकते हो महिलाओं की क्षमताओं को जब आपने उनको मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे भारत में आपने झांसी की रानी देखी होंगी और यूरोप की रानियाँ देखी होंगी, उन्होंने किस तरीके से अपनी क्षमताओं को दिखाया था, उसका उन्होंने जिक्र करा। फिर उन्होंने बताया कि बहुत सी महिलाओं ने जैसे 1 सेकेंड अगेन, जैसे कि काफ़ी मेंस मान लेते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो खुद से ही अपने आप को अंदर दबाना पसंद करती हैं। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वुमेन्स ने अपनी असमानता को हटाने के लिए कई किताबें लिखी हैं। वुमेन सड़कों पर खड़ी होकर अपने वोटिंग राइट के लिए मांग कर रही है। वुमेन्स अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि वुमेन्स खुद से ही एक्सेप्ट कर लेती है उस सबॉर्डिनेशन को? तो मिल का दावा था महिलाओं का पालन पोषण ही बचपन से इस तरीके से कर दिया जाता है कि पुरुष के कंपैरिजन में वो वीक है, वो कमज़ोर है, वो बेवकूफ़ है, और इस तरह से अपनी इच्छाओं को दबाकर ही महिला जो है वो अच्छे से रह पाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो वुमेन्स को सिखाया गया है, इनको हटाने की ज़रूरत है और उनकी इच्छा को दबाने ना दिया जाए, ये होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया पति और पत्नी दोनों ही वयस्क होते हैं एक शादी में, दोनों ही अडल्ट होते हैं। तो परिवार के निर्णय लेने में एक फादर, एक पिता का क्या रोल या एक पति का क्या रोल होना चाहिए? जब दोनों ही वयस्क हैं तो रोल किसका होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति ही परिवार के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। इसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट बताया है कि यह असमानता बिल्कुल सही नहीं है, कानूनी रूप से इन्हें हटाया जाना चाहिए।
और उन्होंने बताया अगर महिलाओं को बराबर कर दिया जाए, पावर दे दी जाए तो क्या फ़ायदे होंगे। फिर उन्होंने फ़ायदे गिनवाए। वो बताते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार जो होगी वो वहीं पर ही सफल हो पाएगी जहां परिवार में भी लोकतंत्र होगा। जैसे परिवार में तानाशाही होती है, परिवार में बच्चों की आवाज़ दबाई जाती है, महिलाओं की आवाज़ दबाई जाती है, तो ऐसा परिवार लोकतंत्र नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक प्रणाली वाला नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं ऐसे पितृसत्तात्मक परिवार जो है वो उसके लोग कभी भी लोकतंत्र को अच्छा नहीं बना सकते, मजबूत नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसी सोच के लोग या देश हैं तो वो देश में लोकतंत्र कभी सफल भी नहीं हो सकता है। तो वो बताते हैं कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी अगर हम अपने समाज में महिलाओं को स्थान देंगे, महिलाओं की आवाज़ को सुनेंगे। तो लोकतंत्रीय नागरिकता के हित में यह ज़रूरी है परिवार में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया जाए। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने फ़ायदा गिनवाने की कोशिश की थी, जो उसमें अगला देखते हैं हम कि जन सामान्य की मानसिक क्षमताएं दुगनी हो जाएंगी। मतलब बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, कंपटीशन पैदा होगा। महिलाएं भी अगर इस फील्ड में आ जाए तो कंपटीशन देंगी, पुरुष अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा समानता होगी, समानता से लाभ होगा, समानता बढ़ेगी तो उपयोगितावादी जो सिद्धांत था मिल का कि मैक्सिमम नंबर के लोगों की खुशी, उसमें क्वालिटी देखना, तो महिलाएं भी शामिल हो जाएंगी तो ये और फ़ायदा करेगा। इसके बाद उसने बताया इससे पितृसत्तात्मक परिवार में सुधार होंगे। पितृसत्तात्मक परिवार सुधरेगा तो डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। समतावादी परिवार में लोकतांत्रिक नागरिकों का सृजन होगा, लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इस तरह का परिवार ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जे.एस. मिल के व्यक्तिगत आज़ादी पर क्या विचार थे, एक इंसान की आज़ादी के ऊपर। जे.एस. मिल ने अपनी बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी। उसमें वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ख़तरा बताते हैं। मतलब वो कहते हैं कि डेस्पोटिक गवर्नमेंट जो होती है, तानाशाही वाली एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, वो तो ख़तरा है, लेकिन उसमें नागरिक जो होते हैं इतना अवेयर हो जाते हैं कि वो समझने लग जाते हैं कि यार ये मेरी आवाज़ दबा रहा है, तो वो खुद से आवाज़ भी उठाने लग जाते हैं, मांग करते हैं कि हमारे ज़्यादा मामलों में टांग मत अड़ाओ, खुद से उठेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें सबको दिखाया जाता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर आवाज़ आराम से दबा दी जाती है। तो इस तरह से मिल ने लोकतंत्र को एक डर वाली व्यवस्था बताया कि इसमें खतरे के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मिल ने कहा कि व्यक्तियों को अपनी आज़ादी को न केवल सरकार से बल्कि सामाजिक नैतिकता, रीति रिवाज से भी होने वाले खतरों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि लोग आपकी आज़ादी को किस तरह से दबा सकते हैं सोशली और कस्टम्स के नाम पर। इन बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए। इसके बाद जे.एस. मिल का अगला विचार है